जय हिंद। नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कलाम एकेडमी का जो 27 दिसंबर को जो पेपर लगा है साइंस और मैथ का, उसके सारे क्वेश्चन विद मैथ के क्वेश्चनों के विस्तार पूर्वक हल सहित। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको मैंने 80 क्वेश्चन है वो पहले वीडियो में करवा दिए, जो कॉमन होते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं 80 के बाद वाले क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ के क्वेश्चन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं की जरूरत है। बाकी तो आप है वो उत्तर देख लेते हो। तो पहले हम मैथ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं 30 क्वेश्चन, उसके बाद में हम सारे कर लेंगे 80 के बाद जो भी क्वेश्चन 70 क्वेश्चन बचते हैं उन सभी को। तो देखो, एक बार हम 81 नंबर क्वेश्चन न करके सीधे किस पर चलते हैं, मैथ वाले क्वेश्चन पर, उसके बाद में हम सारे कर लेंगे। तो देखो, मैथ वाला क्वेश्चन जो है वो शुरू हो रहा है आपका 111 नंबर प्रश्न से। तो देखो, प्रश्न हमारे सामने दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो इसमें फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि अर्ध परिमाप इंटू त्रिज्या, इंटू क्या होगी, त्रिज्या। ठीक है, तो अर्ध परिमाप हमें देखना है। पहले तो परिमाप दे रखा है हमें 28, तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 14। और त्रिज्या हमें, अंतःवर्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 3.5, तो ये लीजिए 3.5। बस इतना सा फॉर्मूला। इसमें पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 14 5 70, 7 और 14 तिया 42 और 7 49 बटा में 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उत्तर कितने आ जाएंगे, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 111 नंबर वाला प्रश्न, उत्तर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में देखो देखो वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जब आपको हल करवा रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, सीधी सी बात है। तो देखो, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ये बता रहा है जो कर्ण की जो लंबाई है ना, वो सबसे छोटी भुजा की क्या है, दोगुनी है। क्या बता रहा है, दोगुनी। तो सबसे छोटी भुजा हम x मान लेते हैं, और इसकी क्या है, दोगुने से 2 मीटर है वो कम है, कौन, कर्ण। और हमें क्या दे रखा है कि तीसरी भुजा, मतलब लंब आ गया, भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है। तो सबसे छोटी भुजा कितनी, x, तो इसका लंब कितना हो जाएगा, x प्लस में 2। अब बताओ, कर्ण हमें चाहिए। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपको क्या रखना है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो, अगर वो भी आप ना करो तो भी आपको सीधा उत्तर है वो मिल जाना है। तो देखो, इनमें से मैं कोई भी मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि x जो अपना कर्ण जो है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। हम क्या मान लें, कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर कर्ण मान लेते हैं अपन। उसके हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके लिए क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, x का मान। जब इसको पूरे को सोल्व करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो फॉर्मूला ही तो है, 2x माइनस 2 की पावर 2 बराबर x क्यू स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना तो आप कर सकते हो। सोल्व करोगे तो x का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब जब x का मान हमारे पास 6 आ गया और हमारे पास कर्ण क्या लिखा है हमने, 2x माइनस 2, तो 2 इंटू में 6 माइनस में 2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो, 13 नंबर क्वेश्चन आता है, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 12 13 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, हमारे पास क्या दे रखा है, हमें एक त्रिभुज दे रखा है, और वो भी कौन सा त्रिभुज दे रखा है, हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है। क्यों दे रखा है, मैंने कैसे बता दिया। आप जब 5 12 और 13 सेंटीमीटर को पाइथागोरस प्रमेय में जब आप लागू करोगे तो पाइथागोरस प्रमेय में ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें एक ऐसा त्रिभुज हमें दे रखा है, और ये कहता है कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर क्या बनाया जाता है, एक छोटा त्रिभुज। तो देखो, एक तो ये हो गया मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु हो गया, और इसका ये मध्य बिंदु हो गया। तो ये वाला बन गया त्रिभुज। और आप सभी को पता है कि ये दोनों क्या दे रखे हैं, हमें मध्य बिंदु दे रखे हैं। और आपको पता है, जब ऐसी कंडीशन हो कि एक समकोण त्रिभुज में जब भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज बनाएं तो 4 त्रिभुज है वो बन जाते हैं, और चारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या हमारे पास चारों चारों का अलग अलग आ जाएगा ना। तो देखो, आप मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर ये है, 12 ये और 13 ये। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 2 से काटोगे कितनी बार, 6 बार, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो पूरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, टोटल का 30 है। हमें चाहिए एक का, इस बीच वाले का। आपको पता है कि चारों क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो 30 में किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। जब इस एक का आ जाएगा तो भाग दोगे तो कितने आएंगे, 7.5। 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, हम चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे।
एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से क्या है, दोगुना। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई है वो ज्ञात करना है। तो देखो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन होते हैं, जो भी रीड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर अगर आप ऑप्शन से करते हो तो वो ज़्यादा हल होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब देखो इसने बताया कि ऊंचाई से दोगुना है, तो एच ऊंचाई कितनी मान लो, एच मान लो, तो आधार कितना होगा आपका 2h हो जाएगा, यही तो बोला इसने। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लें हम कि 14 मीटर है ऊंचाई, तो देखो ये रत की 14, तो आधार कितना हो जाएगा 28, 14 दूनी 28। करना क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई, तो क्या कर देंगे 28 गुणा 14, तो इन दोनों को गुणा करने पे 392 आ रहा है क्या, यही तो दे रखा है प्रश्न में, आ रहा है, तो बिल्कुल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14 और आधार कितना हो जाएगा 28, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है 115 नंबर क्वेश्चन कि समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल है वो 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दे रखी है, 24 मीटर दे रखी है। तो समांतर भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है 5:3, तो लंबी समांतर भुजा हमें पूछा है कि कितनी हो जाएगी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू में समांतर भुजाओं का योग इंटू में उनके बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो हमें दे क्या रखा है, एक तो हमें दे रखा है लंबवत दूरी हमें दे रखी है, क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है 1440 बराबर क्या दे रखा है हमें 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में दूरी कितनी दे रखी है इनके बीच की 24। ठीक है, अब इनको आपस में आप काट सकते हो, तो देखो इससे काटोगे 12 बार कट जाएगा और इस 12 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 120 बार। तो आपके पास आ गया a प्लस बी बराबर कितना आ गया 120 आ गया, और आपको a अनुपात b कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। तो बताओ आप निकालोगे या नहीं, निकाल के बता देता हूँ आपको। a अनुपात b दे रखा है आपको 5:3 और a प्लस b दे रखा है 120। तो बताओ अनुपातों का योग कितना हो गया 8, तो संख्या बटे अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल योग आ जाएगा। तो आप अनुपात का अलग अलग मान निकाल सकते हो ना। तो a प्लस बी कितना हो रहा है 8, 8 का मान कितना आ रहा है 120, हमें क्या चाहिए 1 का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए 1 का। तो 1 का किस प्रकार निकालोगे, तो 15 को 8 से गुणा करें तो कितना आता है 120, तो 1 का मान 15। तो देखो यहाँ पे भी आप 5 से गुणा कर सकते हो 75 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कर सकते हो 15 से, तो कितना आ जाएगा 45। तो समांतर भुजाएं कितनी कितनी है 75 और 45। हमें पूछा क्या है सबसे लंबी, तो कौन सी है 75। ठीक है, देखो आपके क्वेश्चन जो केवल फॉर्मूले में रखने वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में 116 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि एक समचतुर्भुज के विकिरण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल हमसे पूछा है कि उसका कितना होगा। तो देखो समांतर चतुर्भुज, एक ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि उसकी विकिरण जो दे रखी है वो एक तो 16 है और एक क्या दे रखा है हमें 12 दे रखा। तो ये लो 16 और 12 विकिरण हो गए। समचतुर्भुज के का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। तो ये लो ये हो गया। ठीक है, काट तो यहाँ से काटोगे तो 8 बार कट जाएगा और कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 96 है, तो हमसे पूछा ये है कि जो ये समांतर चतुर्भुज जो आपने जो बनाया है इसके भुजाओं के मध्य बिंदु ये वाले, जब इनको आपस में आप मिला देते हो ऐसे, तो क्षेत्रफल इस एरिया का कितना होगा ये हमसे पूछा है। जब पूरे का 96 है तो इस बीच वाले भाग का आप सभी को पता है इसका क्या होता है आधा होता है, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 48, तो उत्तर नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो 117 में दे रखा है कि उस वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वर्त के चारों ओर बनाया गया और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। तो देखो एक ये वर्त दे रखा है हमें, ठीक है, इसकी परिधि कितनी है 440, तो वर्त की परिधि कितनी होती है 2πr बराबर कितना दे रखा है 440। आर का मान ज्ञात कर लो आप, आर बराबर कितना हो जाएगा 440 बटा में 2 गुणा पाई का मान कितना 22, ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, काटोगे आप तो ये तो कट जाएगा 220 बार, और 22 से काटोगे कितनी बार 10 बार, तो आर बराबर 10 इंटू 7 मतलब 70 आ जाएगा। तो ये वाली जो है वो कितनी है 70 मीटर। अब ये कहता है कि वर्त के चारों ओर एक रास्ता बनाया है, तो ये लो वर्त के चारों ओर एक रास्ता बना दिया, और इस रास्ते की जो ये वाली जो चौड़ाई है ये कितनी है 7 है। तो बताओ ये टोटल कितनी हो जाएगी पूरी 70 नहीं हो जाएगी क्या, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी 77। 70 तो थी 7 और ऐड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 77 हो जाएगी। अपने पास 2 वर्त आ गए हमारे पास। हमसे पूछा है कि ये वाले एरिया का जो क्षेत्रफल है वो हमसे पूछा है कि कितना होगा। तो बताओ जब इस वर्त का क्षेत्रफल इस पूरे में से इस वाले वर्त का जब क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा, देखो इस वाले वर्त का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो बताओ मान नहीं आ जाएगा क्या, पूरे में से पूरे बड़े वाला जो है इसमें से इस वाले वर्त का जो क्षेत्रफल है वो मैं घटा दूं तो उत्तर आ जाएगा ना। तो देखो किस प्रकार से कर लेना, देखो पाई, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, तो देखो पाई दे रखा हमें, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, तो पाई आर बड़े वाले को क्या मान लूँ मैं 1 की स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, पाई इसमें कॉमन आ जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का, इस प्रकार से आपको कर लेना है।
बड़े वाली पाई कितनी है, आर कितनी है अपने पास, स्थिरांक है, तो इसका वर्ग कर लो, और माइनस में ये कितनी है 70, इसका भी वर्ग कर लो। बस इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। सोल्व करते जो भी आपका उत्तर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, इसमें फाइनल उत्तर है वो आ जाएगा। तो देखो थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ। 22/7 इंटू में स्थिरांक का जब आप वर्ग करोगे तो 5929 आएगा, माइनस में 70 का 4900 होता है। तो ये 22/7 इंटू में 5929 में से जब आप 4900 निकालोगे तो कितने आ जाएंगे, 1029। 7 से आप 1029 को काटोगे 147 बार कट जाएगा। उसके बाद में 147 को 22 से आपको क्या करना है, गुणा करना है, और उत्तर कितना आ जाएगा, 3234 वर्ग मीटर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि हार्दिक 9 वर्गाकार टाइलें खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है। वह इन टाइलों को चित्र 1 व 2 के अनुसार व्यवस्थित करता है। तो बताओ किसका परिमाप है वो कितना अधिक होगा। तो दोनों आकृतियों में हमें ये बताना है कि परिमाप है वो कौन से का ज़्यादा होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम इस वाली की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अलग से चित्र बना दूं मैं, ये वाला जो इसने चित्र बना रखा है, ये बता रहा है कि 9 वर्गाकार टाइल है और उसकी प्रत्येक की लंबाई कितनी है, भुजा कितने 1/2। तो देखो 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये, तो कितनी होगी ये बताओ, 1/2 और 1/2 1 और 1/2, तो 1 से ही 1/2 इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी, पूरी भुजा बन जाएगी। तो इधर भी तो यही बन जाएगी ना, तो समान ही तो है 1/2 1/2। तो इस पूरे वर्ग की जो भुजाएं हम देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/1 से 1/2 इंटू 1 से 1/2, ये वाले इसमें वर्ग में क्या बन जाएंगी, इसकी भुजाएं बन जाएंगी। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 4 गुणा भुजा कितनी है, 1 सही 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करोगे आप मिसर बिन को, तो देखो 2 को गुणा 1 से करेंगे और 1 जोड़ देंगे 3/2। तो देखो ये आ जाएगा अपने पास 4 गुणा 3/2 का होल स्क्वायर, यही तो आ जाएगा ना। चार परिमाप पूछा है ना, क्षेत्रफल सॉरी परिमाप पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा भुजा आ जाएगा, है ना। तो 4 गुणा भुजा कितनी है अपने पास, 3/2, 2 से काट दो, 2 बार कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस बड़े वाली आकृति का क्षेत्रफल जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब उसका और हम देख लेते हैं। तो देखो एक ये बना रखी है हमारे पास आकृति, ये वाली आकृति इसमें बना रखी है, ठीक है। अब ये बताना है हमें इसमें जो परिमाप है वो इसका कितना होगा। तो बताओ ये कितनी है, 1/2, ये भी कितनी 1/2, ये कितनी 1/2, ये इधर 2 है ना, 1/2 और 1/2। तो बताओ 1/2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है ना, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 1/2 और 1/2 1, और फिर 1/2 और 1/2 कितनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 2 हो जाएगा। देखो इधर एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो एक ये और एक ये, इसकी लंबाई टोटल कितनी होगी 2, और ये भी कितनी होगी 2। इधर कितनी बची है, आधी और आधी, ठीक है। और इस वाली साइड देखेंगे हम, देखो इधर 4 ही तो बन रहे हैं ना, तो इधर भी कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई इसकी 2, और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1 सही 1/2। तो इस प्रकार से आ जाना। तो देखो अब इस चीज़ का आपको अलग से बता देता हूँ, 1 2 3 बन गए क्या, 2, ये लो, ये इसने देख रखा है। तो देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, 4 बार कर रखा है, तो 2 तो इसकी लंबाई, 2 इधर वाली की, 1/2 लंबाई ये और 1/2 ये। तो बताओ इसका परिमाप कितना होगा। तो देखो परिमाप 2 2 4, आधा और आधा कितना हो जाएगा, एक और हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो उसके बाद में देखो हम देखें, 1 मिनट सही किया ना आपने, 1/2 और 1/2 1, 1/2 और 1/2 1, 1/2 और रह जाता है। देखो भाई ज़्यादा बन जाएगा, 2 से 1/2 बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये देख लेना आप, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, दोनों का परिमाप ज्ञात कर लेना है, और फिर बीच में जो वर्ग जो बन रहा है इसमें, जो ये वर्ग बन रहा है इसको क्या कर देना है, इसमें से घटा देना है। तो उसका तो आया था 6, ठीक है। और इस आकृति का कितना आ जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगी ये आकृति, 1 2 3 4 और 5। तो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 और 1/2, ये वाली इसमें आकृति बन जाएगी। तो 2 सही 1/2 और 2 सही 1/2 कितना 5, और आधा ये वाली भुजा और आधी ये वाली भुजा, तो इसका परिमाप कितना 7। ऐसे ही हम याद करेंगे इस वाली साइड का, तो 7 इसका आ जाएगा। और एक देखो घटा दो इसको, जो ये वाला जो बीच में बना है ये क्या है, 2 बार हो गया ना ऐड, तो इसको क्या कर दो, घटा दो। इसका परिमाप कितना होगा, 1/2 1/2 1/2 और 1/2, 2 आ जाएगा ना। तो इसका 7, इसका भी 7, और इस बीच वाले का कितना आ रहा है 2। तो जोड़ेंगे 7 7 14, ये 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार वाला 2 क्या कर दो, इसमें से घटा दो, तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका कितना आया था 6, और इसका कितना आ गया 12। तो 12 में से 6 घटाएंगे, 6 क्या इसमें ज़्यादा है, तो 2 नंबर वाली आकृति जो है उसमें 6 अधिक है। उसके देखो थोड़ी छोटी स्क्रीन है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो देखो दी गई आकृति का क्षेत्रफल होगा, हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल है वो कितना होने वाला है, 119 नंबर में, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, बिल्कुल ईजी सा है। देखो इसमें मैं बना के दिखा देता हूँ आपको,
देखो 7 तो ये 7 ये 7 ये और 7 ये एक वर्ग बन गया ना, एक ये वर्ग बन गया, फिर एक ये वर्ग बन गया, फिर एक ये वर्ग बन गया 7 7 और 7, फिर एक ये वर्ग बन गया 7 7 और 7। कितने वर्ग? 1 2 3 4 और 5 वर्ग बन गए। क्षेत्रफल ही तो चाहिए, पांचों वर्गों का क्या निकाल लो? क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो जब एक वर्ग का हम इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। ऐसे ही कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? देखो 5 × 49, ये वाला हो गया। कितना बन जाएगा हमारे पास में? 245। तो ये क्या आ जाएगा? अपना उत्तर आ जाएगा, सीधा सिंपल सा ही। उसके बाद में देखो 120 नंबर की हम बात करें। किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच दूरी 12 सेंटीमीटर है, तब बड़ी भुजा के बीच की दूरी क्या होगा? बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन है, आपका दिमाग भी खराब हो सकता है इसमें। समांतर चतुर्भुज दे रखा है, हमें दे रखा है दो भुजाएं 15 और 18, और एक जो छोटी वाली भुजाएं उनके बीच की दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है ना। तो हमें ऊंचाई, एक भुजा आधार कितना है इसका? 15, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 12। तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल? 180। अब बताओ इस समांतर चतुर्भुज का अगर आधार हम 18 मान ले तो क्या इसका क्षेत्रफल बदलेगा क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा ना। तो 18 मान लेते हैं आधार। अब बताओ ऊंचाई तो पूछा है ना, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी तो पूछी है ना। तो बताओ ये वाली जब ऊंचाई ये बदलेगी ना। कैसे बदलेगी? क्योंकि क्षेत्रफल इस बार भी क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए, क्योंकि आधार बदलने से एक समांतर चतुर्भुज का एरिया तो नहीं बदल जाएगा ना। तो 18 से काटोगे 10 बार, ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और दिमाग खराब इसमें हो सकता है। उसके बाद में देखो एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। हमें एक समचतुर्भुज दे रखा है, उसकी भुजा के बारे में बताया है कि जो इसकी भुजा जो है उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। तो बताओ वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है? 40√2। हमें चाहिए ए, तो ए बराबर क्या होता है? विकर्ण √2। तो ये 2 कट जाएगा तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास? 40। विकर्ण बराबर है √2 गुणा भुजा होता है। तो हमारे पास भुजा चाहिए तो √2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? विकर्ण है, जो भुजा है वो आ जाएगी। तो इसने बताया है कि जो वर्ग है जिसका विकर्ण 40√2 है उसकी भुजा के बराबर है, तो उस वर्ग की भुजा कितनी आएगी? 40। तो इस समचतुर्भुज की भुजा भी कितनी होगी? 40 होगी। अब हमें बता रखा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 3:4 हमें दे रखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो बताओ जब भी हम समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल हम जब ज्ञात करते हैं तो ये से ही तो करते हैं ना, 1/2 इंटू विकिरणों का क्या करते हैं? गुणनफल। विकिरणों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू 3x इंटू 4x मान सकते हैं ना, अनुपात में दे रखा है तो ये वाला हो जाएगा। तो हमें पूछा है कि क्षेत्रफल है वो कितना होने वाला है, ठीक है। तो देखो एक समचतुर्भुज हमें दे रखा है, प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के क्षेत्रफल के बराबर हमें दे रखी है, और हमसे चाहिए क्या? विकर्ण जो क्षेत्रफल है वो हमसे चाहिए। तो सबसे पहली तो बात ये है, देखो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उससे तो क्या होगा? इसका कम ही होगा। वर्ग के क्षेत्रफल से तो क्या होगा? बिल्कुल कम ही होगा। अब हमसे चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो देखो 1600 तो वर्ग का होगा, तो इस ऑप्शन को तो हम सीधा काट ही देंगे। क्या कर देंगे? काट ही देंगे, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए विकर्णों का अनुपात दे रखा, और हमें गुणनफल क्या होता है सूत्र में, अपने क्षेत्रफल के सूत्र में इसमें होता है। देखो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 101/2 इंटू में 3x इंटू में 4x, ये वाला हमें दे रखा है जो अपना फॉर्मूला बन रहा है। अब हमें चाहिए इसमें अगर एरिया दे दे, क्या दे दे? एरिया अगर हमको दे दे तो हम क्या कर लें? बिल्कुल उत्तर फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि आपके जो भी उत्तर निकलते हैं वो आपके किससे निकलते हैं? ऑप्शन से। तो ऑप्शन इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो उठा के रख लो क्षेत्रफल के लिए। तो मैं रख दूँ 1536, तो इस बार क्या मान लो? इसमें 1536 मान लेता हूँ कि एरिया इतना है इसका। तो बताओ इस हल हो जाएगा ना। अब ये 2 क्या चला जाएगा इधर गुणा में, तो 3x इंटू में 4x बराबर कितना हो जाएगा? 1536 को 2 से गुणा करोगे 3072 आ जाएगा ना। अब 4 को 3 से गुणा कर दो 12, और x को x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर बराबर 3072। सोल्व तो करना है अब आपको। तो क्या आ जाएगा? देखो जब x की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3072/2। तो x की स्क्वायर बराबर 3072 में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 से जब इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 256 बार। तो x की स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 256। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16 अपने पास से आ जाएगा। हमें क्या चाहिए थे? विकर्ण का ही तो अनुपात देखना था। तो देखो 3:4 ही तो है, तो इंटू मेरे को 16 48 हो गया, और इंटू करो इसको 16 से तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। आप 48 और 64 को गुणा कर लीजिए, वही क्षेत्रफल आएगा, वही विकर्णों का अनुपात आ जाएगा, और सेम का सेम है वो आपका हल हो जाएगा। और ये विकर्ण मानने पर भुजा भी आपकी उतनी आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। उसके बाद में देखो 122 नंबर कि अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो देखो 2 वृत्त दे रखे हैं, एक तो बड़ा दे रखा है और एक हमें छोटा दे रखा है।
बताया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, बराबर क्या दे रखा है 196, जिसकी भुजा बड़े वर्ग की त्रिज्या से आधी है। तो देखो ये बड़े वर्ग की त्रिज्या हो गई, इसकी जो वर्ग की जो भुजा है इसकी क्या है आधी, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा बताओ 14 नहीं आ जाएगा, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी कि नहीं। और बताया है कि जो वर्ग की जो भुजा है वो ये जो बड़े वाला वर्ग है इसकी क्या है आधी है, तो बताओ जब वर्ग की त्रिज्या जो भुजा है वो 14 आ रही है तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 28। देखो बड़े वर्ग की त्रिज्या की भुजा आधी है तो बड़े वर्ग की त्रिज्या कितनी 28, तो उसके वर्ग की भुजा कितनी 14, तो ये हमें फॉर्मूले में भी दे रखा है अपना, ये तो सिद्ध हो गया। ठीक है, अब बता रहा है कि जो छोटे वर्ग की जो त्रिज्या, दो दो वर्त है ना, एक की तो आ गई 28 और एक की आ गई अपने पास में ज्ञात करना है। अब बता रहा है कि छोटे वर्त की त्रिज्या है वो बड़े वर्त की त्रिज्या का 3/7, तो देखो 28 इंटू में 3/7, 7 सौ के 28 कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब पूछा है कि छोटे वर्त की त्रिज्या जो परिधि है वो कितनी है, त्रिज्या कितनी आ गई 12, 2πr क्या होता है परिधि का सूत्र होता है 2 गुणा पाई इंटू में त्रिज्या कितनी 12, 12 को 2 से गुणा करोगे 24, 24 पाई इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 123 पर चलते हैं, हमें दे रखा है कि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर तथा उनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो इसमें हमें दे रखा है कि जो व्यास है ना उनका योग तो है 35 मीटर और उनकी जो परिधियाँ उनका अंतर कितना है 22 मीटर। तो बताओ दो वर्त हैं उनका एक की तो त्रिज्या क्या हो जाएगी R1, तो बताओ उसका व्यास कितना हो जाएगा 2R1। दूसरे वर्त की त्रिज्या R2 है तो बताओ उसका व्यास कितना हो जाएगा 2R2। दे कितना रखा है हमें 35 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में इसने बता रखा कि परिधियों का अंतर कितना है 22, परिधि कितनी होती है 2πr, तो पहले की कितनी हो जाएगी 2πr1, दूसरे की कितनी 2πr2 बराबर कितना दे रखा है 22, 2π इसमें कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा इसमें अंदर आ जाएगा बराबर कितना 22। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा याद रख लेना, मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, 2πr1 माइनस R2 बराबर 22 है, इसको सोल्व करेंगे 2 से काटेंगे या पाई से काट दो आप। ठीक है, देखो आगे काट लेंगे, 2πr1 माइनस R2 बराबर 22 दे रखा है, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना आ जाएगा 22 बटा में 2 इंटू में पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया, R1 माइनस R2 कितना आ गया 2 से काटोगे कितनी बार 3.5 बार, तो R1 माइनस में R2 कितना आ गया अपने पास 3.5 आ गया। आगे क्या बात समझ में, अब देखो R1 माइनस R2 बराबर 3.5, और एक चीज़ और दे रखा था हमें कि 2R1 प्लस 2R2 बराबर कितना 35 दे रखा था ना। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, दो कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो R1 प्लस में R2 वैसे तो है ये बराबर कितना आ जाएगा 35 बटा में 2, तो कितना लिख सकते हैं 17.5 लिख सकते हैं ना। तो देखो R1 प्लस में R2 बराबर में 17.5। अब देखो जोड़ दो दोनों को, माइनस है ना बीच में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे और इधर क्या बचेगा 2R1, एक R1 और एक R1 जोड़ेंगे बराबर, ये दोनों तो प्लस में ही है तो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 21, कितना हो जाएंगे 21, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 10.5। पूछा गया है छोटे वर्त का क्षेत्रफल पूछा गया हमसे, जो R1 जो बड़े वाले वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई हमारे पास में 10.5 आ गई, तो आप फॉर्मूले में रखोगे तो देखो R1 माइनस में R2 बराबर कितना दे रखा है हमें 3.5, तो इधर क्या है 10.5 माइनस में R2 बराबर 3.5 फॉर्मूले में रख देना है, तो 10.5 माइनस में हो जाएगा ना इधर आके माइनस 3.5 बराबर में R2 ये प्लस का हो जाएगा, 10.5 में से क्या कर दो 3.5 आपको क्या करना है घटा देना है, तो कितना बच जाएगा आपके पास में 7 आपके पास बच जाएगी छोटे वर्त की त्रिज्या। तो छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई, क्षेत्रफल चाहिए R2 ना, तो क्षेत्रफल चाहिए हमें, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर की स्क्वायर, तो 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट जाएगा कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो उत्तर करते हैं 124 नंबर, हमें क्या दे रखा है कि 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई की दो सड़कें, यदि सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर हो तो प्रत्येक सड़क की लंबाई ज्ञात की। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो एक तो ये आयताकार मैदान हो गया, ठीक है, अब ये कह रहा है बीचों बीच एक दूसरे को काट रही है, देखो एक तो ये रोड निकल गई और एक ये दूसरे वाली निकल गई, बता रहा है 80 मीटर लंबा है और इधर 60 मीटर चौड़ा है, तो बताओ इस बड़े वाली सड़क की लंबाई 80 हो जाएगी ना और इस छोटे वाली की कितनी हो जाएगी 60 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको केवल क्या रखना है फॉर्मूले में आपको रखना है, तो देखो ये एक आयत बन गया ना ये वाला, मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो कितना आएगा बताओ 80 इंटू में x आएगा या नहीं आएगा ये बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 80 गुणा में x तो इसका हो गया, और इस सड़क का कितना हो जाएगा 60 गुणा में x, पूरी का ही तो चाहिए हमें क्षेत्रफल, तो 80 गुणा में x प्लस में 60 गुणा में x इसका हो जाएगा ना। अब देखो ये जो बीच वाला जो एरिया है ना ये दोनों बार काउंट हो रहा है, देखो इसमें भी हम काउंट कर रहे हैं, आपको अलग पेन से दिखा देता हूँ मैं, देखो ये वाला एरिया
दोनों बार काउंट करते हैं हम, एक बार तो इधर से लेके आए तब भी गिनते हैं और इधर से लेके आए तब भी गिनते हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। देखो ये भी चौड़ाई इसकी x, ये भी भुजा x, और ये भी x और ये भी x। तो बताओ इस सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 80 इंटू में x प्लस में 60 इंटू में x माइनस में वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल x इंटू x का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो देखो एक मिनट, तो देखो 80 इंटू में x प्लस में 60 इंटू में x माइनस में वर्ग का कितना, x की स्क्वायर। ये वाला जब हम निकालेंगे तो किसका आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ते का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, 675 वर्ग मीटर हमें दे रखा है ना। तो बराबर में क्या रख दो, 675 वर्ग मीटर। यही तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, सड़क की चौड़ाई तो पूछी आपने, तो चौड़ाई पूछी है तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आप रख के देख लो, x की जगह पे चौड़ाई तो पूछा है और x इसमें क्या चौड़ाई तो है, जिससे उत्तर क्या आ जाए 675। तो 5 रखोगे तो देखो 5 ही तो रखना है, तो कितने आ जाएंगे 400, प्लस में इधर 5 रखोगे 60 को 5 से गुणा करोगे 300, कितना आ गया 700, माइनस में x की स्क्वायर कितना, 5 की स्क्वायर 25। तो बताओ 700 में से जब आप 25 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 675। तो ये तो उत्तर दे रखा है, अपना उत्तर सही हो गया। कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। अब उसके बाद में देखो 125 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक वर्त के अंतर्गत बने सबसे बड़े वर्ग व उसकी त्रिज्या के अर्धवर्त में बने सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो एक तो ये वर्त है, ठीक है, अब उसमें सबसे बड़ा ये वाला वर्ग बन जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या केंद्र बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग का तो कर्ण हो जाएगा या विकिरण हो जाएगा, और इस वर्त का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ बता रहा है कि इसकी त्रिज्या के अर्धवर्त में, तो ये वाला, तो इसमें देखो ये वाला बन जाएगा इसमें वर्ग। ये हमें पूछ दे रखा है क्वेश्चन में कि एक वर्त के में बने सबसे बड़े वर्ग और उसकी त्रिज्या के अर्धवर्त में बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताओ ये इस अर्धवर्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये वाला बीच में इसके, तो ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, आर नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी ना, आर हो जाएगी। और इसको हम क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हैं, ए, और ये क्या हो जाएगी इसका विकिरण। तो बताओ मैं इस आर बराबर में जब मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, आर का मान, तो बताओ यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसी प्रकार एक देखो एक वर्ग भी है, ये भी याद रखना। जब बताओ ये वाली भुजा हमने बी मानी है तो ये भी क्या मानेंगे हम, बी तो मानेंगे ना, मान सकते हो ना ये। अब बताओ ये पूरा तो बी है, यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, देखो ये इसका विकिरण हो गया, जो इसके बीच बीच में इधर हम समकोण बना लेंगे। तो देखो जब ये पूरा बी है तो जो इधर वाला साइड वाला, देखो मैं पेन से चेंज कर देता हूँ थोड़ा, इधर वाला ये इतना कितना बच जाएगा, बी बटा में 2। तो कर्ण कितना है, आर, एक भुजा बी, एक भुजा बी बटा 2। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। तो देखो आर स्क्वायर बराबर में मैं रख सकता हूँ क्या, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटा में 4। क्यों, बी का तो टोटल का स्क्वायर होगा तो बी का तो स्क्वायर हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 बी प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 बी स्क्वायर बटा में 4। ये आपको याद रखना है, आर स्क्वायर बराबर कितना आया है, 5 बी स्क्वायर बटा में 4 आपके पास से आया है, ठीक है। अब देखो हम इस यहाँ से हम निकाल सकते हैं p का मान भी, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये इधर चल जाएगा 4 आर का स्क्वायर बटा में 5, ये भी सही है ना। अब देखो मैं इधर वाली साइड और यही सिस्टम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस बात को कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। देखो जब ये कितना है, a है, और ये कितना है इसका आधार है, इसकी भुजा कितनी मानी है हमने, a मानी है, क्या मानी है, a, और विकिरण क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2 होता है कि नहीं, तो रूट 2a नहीं हो जाएगा क्या विकिरण, रूट 2a नहीं हो जाएगा कि इस वाले का विकिरण हो जाएगा ना, रूट 2a बिल्कुल सही है। लेकिन हमें यहाँ पे विकिरण दे भी तो रखा है ना, ये विकिरण इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2a स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो बड़े वाले का तो क्या बन जाएगा, 2√2r का होल स्क्वायर अनुपात में 4/5 आर स्क्वायर, ये पहले वाले का निकाला था। तो अब इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू आर स्क्वायर अनुपात 4/5 का आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये 5 क्या चला जाएगा, इधर वाली साइड चला जाएगा ना, 2 से काट, तो देखो 2 दूनी 4, तो ये 5 तो इधर 5 अनुपात में 2 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखो थोड़ी स्क्रीन छोटी है तो मैं हो सकता है समझाने में असमर्थ हूँ, लेकिन जो मैंने तरीका बताया आप अगर 2-3 बार अगर वीडियो को पॉज करके वापस से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन में इतना जो करवाना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बतानी पड़ती है, लेकिन मैंने हो सके उतना चीज़ें आपको बताया है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद में देखो 126 नंबर हमें पूछा है कि 2 ठोस लंबवर्तीय शंकुओं की ऊंचाई समान है और उनके आधारों की त्रिज्याएं r1 व r2 है, यदि इन्हें पिघलाकर समान ऊंचाई का बेलन बनाया जाए तो त्रिज्या, दोनों शंकुओं की ऊंचाई समान है और बेलन की भी क्या ऊंचाई समान है, और आधारों की त्रिज्याएं कितनी दे रखी है, r1 व r2, तो बेलन की त्रिज्या हमसे पूछा है, किसमें, बेलन की त्रिज्या। तो देखो
दो शंकु है, इनका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, जो आयतन निकालेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में दूसरे का कितना 1/3 पाई आर 1 का स्क्वायर एच और पाई आर 2 का स्क्वायर का एच, इतना ही तो आ जाएगा ना। और ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर है, ये बेलन के आयतन के बराबर, तो पाई आर स्क्वायर एच ये हमें दे रखा है। अब देखो थोड़ा छोटा लिख लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर में 1/3 पाई R1 का स्क्वायर में एच प्लस में 1/3 पाई R2 का स्क्वायर एच। तो देखो इसमें देखो 1/3 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और एच भी इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन। R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर इसमें क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। इधर क्या है अपने पास पाई आर स्क्वायर में एच, तो बताओ इस पाई से पाई कट जाएगा और इस एच से एच कट जाएगा, समान ही तो है दोनों की, शंकुओं की भी और इस बेलन की भी, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर बचा 1/3 कोष्टक R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखो बेलन की त्रिज्या r बराबर बचा है 1/3 R1 की स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, इधर भी तो स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, R1 की स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बटा में 3, यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये 1 नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु का आयतन दे रखा है 1232 और ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में रखना, देखो सीधी सी बात है, देखो 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच बराबर क्या दे रखा है, 1232 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 1/3 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एच, ऊंचाई कितनी देर की है, ऊंचाई दे रखी है ना 24 सेंटीमीटर, तो 24 बराबर 1232 यही दे रखा है। अब इसको क्या करना है, आपको तरीके से हल करना है। तो देखो 3 से काटोगे तो 24 कितनी बार, 8 बार कट जाएगा, 8 से काटोगे तो 8 एकम 8 और 8 5 40 और 8 चौका 32, 154 बार, और 22 से जब इसको काटोगे तो कितने बार, 7 बार। तो इधर आर स्क्वायर बटा 7 बचा और उधर 7 बचा इधर वाली साइड, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 7 इंटू में 7, ये आपके पास आ जाएगा। तो आर बराबर में क्या आ जाएगा, 7, तो तिरछा कितनी आ गई, 7। तो देखो आर बराबर जब आपको 7 दे रखा है, एच बराबर आपको 24 दे रखा है, तो आपको चाहिए एल। तो एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। हल करना है, 7 की स्क्वायर प्लस 24 को स्क्वायर करना है, तो अंदर क्या आ जाएगा 625, तो एल का मान कितना आ जाएगा 25। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो 128 नंबर की आप बात करो कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से 7.5 और 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्या करना है, बताना है। तो देखो इसमें तो मेरे करवाने वाली तो कोई बात है नहीं, देखो सब कुछ जब दे रखा है क्या हो जाएगा, देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का, तो संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच प्लस का आर, और वक्र पृष्ठ का कितना होता है 2 पाई आर एच, इतना ही तो होता है। तो 2 पाई इसमें कॉमन है तो इधर चला जाएगा, आर से आर भी कट जाएगा, इधर क्या बचा एच प्लस में आर और इधर क्या बचा एच। इधर देर की ना दोनों, ऊंचाई कितनी है 7.5 प्लस में कितनी 3.5, कितना हो जाएगा 11, और इधर क्या देर की हमें, ऊंचाई हमें देर की है, तो कितनी देर की है हमारे पास में ऊंचाई 7.5, बस इतना सही है। इसको क्या कर लेना है, आपको हल कर लेना है, उत्तर कितना आ जाएगा 22:15 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 129 नंबर में हमें दे रखा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना 1/3 है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो 2 पाई आर, ठीक है, एच प्लस में आर बराबर क्या दे रखा है, तो 462 दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का 2 पाई आर, एच प्लस का आर बराबर होता है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें कितना दे रखा है 462 दे रखा है, और बताया है हमें कि जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना है 1/3। तो बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच ही तो होता है ना, तो ये कितना दे रखा है कि जो टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका 1/3, तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आपसे पूछा है त्रिज्या पूछा है आपसे। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने देख लिया, अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो इस प्रकार से नहीं होता क्या, प्लस में 2 पाई आर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र ये भी तो होता है ना, एक तो होता है 2 पाई आर एच प्लस का आर, और विस्तार से हम लिखें तो क्या 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 462। ये हमने कितना निकाला था संपूर्ण पृष्ठ का 1/3, तो कितना 154 प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर बराबर में 462, 154 इधर चला जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 462 माइनस में 154, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर। तो बताओ यहाँ से आप आर का मान निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे,
मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ईजी है। और आर का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 7 आ जाएगा। देखो अब इतना तो करना पड़ेगा आपको, 2πr² बराबर आपको 462 माइनस से 154 दे दिया, आर का मान चाहिए वही तो आपको निकालना है और मैंने बता दिया कितना आएगा 7। उसके बाद में देखो दो लंबवर्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि उनके आयतनों का अनुपात 5:12 हो तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात हमसे पूछा गया है। दो लंबवर्तीय बेलन दे रखे हैं, उनकी आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, आयतनों का अनुपात भी दे रखा है, तो ऊंचाइयों का अनुपात हमसे पूछा है। तो देखो बेलन का आयतन का क्षेत्रफल सूत्र कितना क्या होता है, πr²h। तो देखो πr1² एक बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन πr2² दूसरे बेलन का आयतन हो जाए जो आयतन हो जाएगा। तो h1 और h2 कर देना इनकी ऊंचाई हम बराबर क्या दे रखा है, इनका अनुपात 5/12 ये हमें दे रखा है। और हमें लिख रखा है स्पष्ट कि जो त्रिज्याएं जो है वो है 1:2 में, क्या दे रखा है 1:2 में। R1 अनुपात R2 कितनी है, 1:2। अगर R1 1 है तो R2 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यही तो दे रखा है ना। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, जब R1 की जगह हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे और R2 की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो बात बराबर ही है ना। तो हमें बच जाएगा कि पाई इंटू H1 बटा पाई 2π/H2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो हमारे पास आ जाएगा πr² मैं 1 रख रहा हूँ R1 को इंटू में H1 बटा में πr²H। तो जब हम R1 को 1 मानेंगे तो R2 कितनी 1/2 मतलब दुगनी, तो 2 हो जाएगी और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इंटू में H2 बराबर कितना 5/12। पाई से पाई कट जाएगा तो उधर ऊपर तो बचा H1 नीचे H2 और ये 4 इधर है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुणा में 20/12 काटोगे तो 10/6 फिर 5:3। तो ये अपना क्या आ जाएगा उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूले तो देखो याद करने पड़ेंगे चित्रमिति में। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है तथा उसके विकिरण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला काम करता है कि जब भी एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयों का योग दिया हो और साथ ही साथ विकिरण की हमें लंबाई पता हो, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग का स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के योग का स्क्वायर माइनस में विकिरण का स्क्वायर, ये वाला होता है फॉर्मूला। एक घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जब आपको तीनों लंबाई ऊंचाई चौड़ाई पता हो साथ में विकिरण की लंबाई पता हो, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयों का योग 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस में विकिरण कितना 6√6 का होल स्क्वायर। हल कर लो, 400 में से क्या निकाल दो 6√6 ना, तो देखो 6×6 = 36 और √6 है तो ये क्या बन जाएगा 6, तो इसको क्या कर दो निकाल दो, तो 400 में से क्या निकाल दो 216, तो कितना आ जाएगा 184। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और कमेंट करके भी बताया करो और पूरा वीडियो है वो देखा करो। और थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि पेपर इधर उधर से आते हैं, उसके बाद में मैं आपको सोल्यूशन है वो करवा पाता हूँ। एक घनाभ की 3 संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रम से 12, 15 और 20 सेंटीमीटर। तो आयतन, जब भी कोई भी घनाभ की तीनों जो संलग्न जो पृष्ठ होती हैं उनका अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको आयतन चाहिए, तो v बराबर क्या होता है √, तीनों जो संलग्न जो आपको पृष्ठ दे रखे हैं उनके क्षेत्रफलों का गुणनफल। तो देखो 12, 15 और 20 ये सूत्र होता है कि एक घनाभ में जब तीनों संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया हो तो आयतन बराबर √, तीनों पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है उनका गुणनफल। तो आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 60 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या बन जाएगा उत्तर बन जाएगा 132 में। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि 20 मीटर 5 मीटर 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में आपकी ईंटें लगानी है। तो देखो 20 × 5 × 50 सेंटीमीटर की कोई दीवार बनानी है, उसमें आपको ईंट लगानी है 25 × 16 × 10 सेमी की। तो हमें कितनी ईंटें लगेगी, और उसमें कंडीशन दी है कि 2 दरवाजे भी रखें जो कि 2 मीटर × 1.5 मीटर माप के। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले सारी ईंटों की संख्या निकालो, दरवाजे भूल ही जाओ कि है नहीं। तो 20 मीटर दे रखा है और ईंट कितने में दे रखी है सेमी में, तो इसको सेमी में चेंज कर लो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर बराबर कितनी 2000 सेंटीमीटर। इंटू में 5 मीटर दे रखा है तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास 500, और इंटू में 50 वो तो सेमी में चौड़ाई दे रखी है। ईंटों की माप 25 इंटू में 16 इंटू में 10, टोटल ईंट निकाल रहे हैं। एक बार ये लाइन भूल जाओ आप कि कितने ईंटें लगेगी, अगर दरवाजा नहीं रखें तो पूरे मकान को क्या करते हैं बंद। तो देखो आप इसको हल करोगे तो देखो 25 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 16 को 8 बार कट जाएगा, और 8 से जब इसको काटोगे तो 8 दूनी 16 4 बचे, तो कितनी बार कट जाएगा 250 बार कट जाएगा। 250 को क्या कर दो आप अब 5 से गुणा कर दो, उधर 5 ही तो बचा है तो 5 से क्या कर देना है आपको गुणा कर देना है। 250 को 50 से, एक ही तो जीरो कटा है, 10 से 1 0 कटा था, ठीक है। 250 को 50 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12500। ये ईंटें तब लगेगी जब आप कोई भी ऐसा दरवाजा बनाओ जिसके कोई भी गेट आप ना रखो, चारों मेर से क्या कर दो बंद कर दो, तो 12500 ईंटें लगेगी।
ठीक है। लेकिन इसने दे रखा है कि जब दीवार में 2 दरवाजे 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप के लगे हों तो बताओ जो दरवाजा रखा है उसमें जो ईंटें लगी है वो तो रहेगी ना। तो देखो याद रख लेना 12,500 में ईंटों की अब दरवाजों में कितनी ईंटें लगेगी। तो बताओ दरवाजे की माप है 2 मीटर, तो 2 मीटर में क्या रख सकता हूँ 200 सेंटीमीटर, इंटू में 1.5 मीटर है तो इसको क्या रख सकते हैं 150 सेंटीमीटर। और मोटाई ये याद रखना है, दरवाजा 2 मीटर इंटू 1.5, 2 मीटर लंबा है 1.5 मीटर चौड़ा है, लेकिन जो दीवार है उसकी तो मोटाई मत भूल जाना कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो इधर 50 सेंटीमीटर। अब इसमें ईंटों की संख्या निकालनी है दरवाजे की, तो ईंट कितने माप में 25 इंटू में 16 इंटू में 10, एक दरवाजे की आ जाएगी ना। हमें कितने दरवाजे दे रखे हैं 2, तो इंटू में क्या कर दो 2 से गुणा। तो देखो आप काटोगे इससे 25 दूनी 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 8 बार कट जाएगा, 8 से काटोगे 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो 25 इंटू 15 हमारे पास बच गया, इधर 2 भी है ना। तो 15 को 2 से करोगे कितने 30, 30 को 25 से गुणा करोगे तो कितनी आ जाएंगी आपके पास ईंटें 750 ईंटें। तो दोनों दरवाजों में ईंटें कितने लगेगी 750। तो 12,500 जब पूरे मकान को बंद कर दें तब लग रही थी, तो दोनों दरवाजों की 750 ईंटें निकाल दो, कितनी बचेंगी 11,750 ईंटें। मोटाई याद रखना है, मोटाई आप दरवाजों में गिनोगे नहीं, जब आप उत्तर निकालोगे तो वो आपको गिननी है तब आपका उत्तर आएगा। एक होज की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 और गहराई 2.5 मीटर, तो कितने लीटर पानी आएगा। आयतन निकाल लो, भी सीधी सी बात है, आयतन निकाल के उसको क्या कर देना गुणा करना है। तो देखो 2 मीटर 1.5 मीटर और 2.5 मीटर ये वाला हमें दे रखा है, एक होज दे रखा है 134 नंबर में, और हमें बताना है पानी कितना आएगा। तो आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5 मीटर क्यूब। तो हमें तो पानी पूछा ना है, ये तो आयतन आ गया इसका कि 7.5 मीटर क्यूब, इस जो ये होज बनेगा उसका क्या होगा आयतन होगा, इतना पानी आ सकता है, इतनी सतह बनी है इसकी 7.5 मीटर क्यूब। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो लीटर में पूछा है तो गुणा कर दो आप 1000 से, तो ये मीटर किस में बन जाएगा लीटर में। तो देखो 1 पॉइंट तो हट जाएगा तो 75, और इधर 3 0 थी तो 1 0 तो कट गई तो 2 बची, तो 7500 लीटर इसमें पानी आ जाएगा। उसके बाद में देखो 135 नंबर की बात करें कि 4 सेंटीमीटर लंबाई के ठोस घन से 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घन प्राप्त करने के लिए इस बड़े घन को कितनी बार काटा जाएगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न आपको हल करना है, तो एक छोटा सा तरीका है, क्या करना है आपको कि जो भी आपको दे रखा है, देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, तो कितना आ जाएगा 4/1, तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो अब इसका कुल घनों की हम संख्या निकालेंगे, तो कुल घनों की संख्या तो कितनी आ जाएगी x बराबर में कितनी 4 की क्यूब, मतलब कितनी आनी चाहिए 64। ये तो होता है कुल घनों की संख्या। हमें पूछा है काटा कितनी बार जाएगा, तो देखो 4 सेंटीमीटर है और इसमें से कितना काटे जाएगा 1 सेंटीमीटर काटी जाएगी, तो 4 में से आप क्या कर दो 1 निकाल दो, क्या कर दो 4 में से 1 निकाल दो, और ऐसे कितनी जो भी आप बता रहे हो ना 1 सेंटीमीटर की कितनी बार, घन में कितना होता है 3 जो होता है, तो इसको 3 से क्या कर दो गुणा कर दो, यही सूत्र होता है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 3 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 9 बार आपका क्या होगा काटा जाएगा, तो उत्तर अपना 9 हो जाएगा। उसके बाद में देखो 136 नंबर में, 136 नंबर में हमें पूछा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। तो बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाए तो बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो जब सतह तो वो उतनी गिरेगा ना, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल तो वो तो उतनी गिरेगा, जब आप हटा दोगे तो भी वो सतह तो वो रहेगी ना। आप क्या कर रहे हो छोटे वाले घन को ही तो हटा रहे हो, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और उत्तर अपना क्या हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 137 में है एक घन की भुजा को 50% बढ़ाने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी कोई भी आयतन की कोई अगर एक घन दे रखा उसकी आप भुजा को बढ़ाते या घटाते हो तो आयतन में जब आपको फर्क निकालना है, वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालना है, तो सूत्र होता है, देखो क्या होता है आपका सूत्र हो जाएगा कमी या वृद्धि बराबर, कमी या वृद्धि बराबर लिखोगे आप 100 प्लस माइनस में a इंटू में 100 प्लस माइनस में b और इंटू में 100 प्लस माइनस में c और बटा में 100 इंटू 100, और इस पूरे में से क्या कर देना है 100 को घटा देना है। देखो एक बार बड़ा लिख देता हूँ मैं कि 100 प्लस माइनस में a इंटू में 100 प्लस माइनस में b इंटू में 100 प्लस माइनस में c, बटा में क्या करना है 100 इंटू 100, और इस पूरे में से क्या कर देना है 100 घटा देना है। ये वाले फॉर्मूले में आपको क्या रखना है मान रखना है। घन की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, 50 दे रखा है तो a का मान भी 50 बढ़ाना है, तो 100 प्लस में 50, b का मान भी 50 है बढ़ाया है 100 प्लस में 50, और c में भी क्या बढ़ेगा 50, तो 100 प्लस में c जो दे रखा है 50, तो 150 इंटू 150 इंटू 150 बटा में 100 इंटू 100, और माइनस क्या करना है 100 आपको माइनस में करना है। तो ये वाला आपका जो सूत्र बनेगा, और जब आप उत्तर निकालोगे तो उत्तर मैं आपको बता देता हूँ 237.5%, फॉर्मूला पे लिख लेना। 138 में यदि किसी गोले
शंकु व बेलन के आधार की त्रिज्या समान है तथा तीनों की ऊंचाइयां भी समान है, तो तीनों के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल, गोला दे रखा है, शंकु दे रखा है और बेलन दे रखा है, त्रिज्या भी समान है और ऊंचाइयां भी समान है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया 138 में। सूत्र रखना है, ऊंचाई और जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर दे रखी है, तो आप कर लेना, ये आपके पास में जो भी 138 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो 138 में सब कुछ दे रखा है, आपको केवल फॉर्मूले में रखना है, तो उत्तर क्या आ जाएगा 4:5/4। त्रिज्या और ऊंचाइयां दोनों में क्या है, सेम दे रखी है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। उसके बाद में एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कॉपर के गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाए, तो तार की हमें क्या पूछा है, लंबाई पूछा है। तो देखो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3। देखो हमें गोला दे रखा है और गोले के बाद में हमसे क्या पूछा है, बेलन की लंबाई हमसे पूछा है, तो 4/3 पाई r की क्यूब, तो 4/3, ठीक है। उसके बाद में 22/7, r कितना दे रखा है 3, तो 3 इंटू में 3, यही तो दे रखा है ना। तो देखो आप हल करोगे इसको, तो 3 से 3 आप काट दोगे, 3 तिया 9, 9 चौका 36, और इसको आप 22 पाई भी मान सकते हो एक बार, ठीक है। तो देखो 4/3 पाई r की क्यूब, 4/3 पाई 3 इंटू में 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 9 को 4 से करोगे 36, तो 36 पाई है आयतन, ठीक है। अब देखो 36 पाई किसके बराबर होगा, बेलन के, तो पाई r स्क्वायर में h बेलन का होता है सूत्र, तो पाई से पाई कट जाएगा, r हमें दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.1 बन जाएगी। तो देखो 36 बराबर में 0.1 इंटू में h, ठीक है। तो अब इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसका भी हटाएंगे तो 10, तो उधर क्या आ जाएगा 3600 और सामने क्या आ जाएगा अपने h आ जाएगा, ठीक है। तो 3600 सेंटीमीटर अपना क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है h बराबर, हमें पूछ दे रखा है मीटर में, क्या दे रखा है मीटर में, तो 100 से आप भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 36 मीटर, उत्तर भी कितना हो जाएगा इसका 36 मीटर। 140 दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई भी गोला है और उससे 8 समान त्रिज्या के गोले बनाए जा रहे हैं, तो प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल ही जो है, तो बड़े गोले का जो भी होगा ना क्षेत्रफल 4/3 पाई r की क्यूब। पिछले वाले क्वेश्चन में 4/3 पाई r की क्यूब लिखा था ना हमने, उसमें मैंने आयतन बोल दिया था, है ना। तो 4/3 पाई r की क्यूब बराबर में इस प्रकार के प्रश्न करोगे जब त्रिज्याएं आपको क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी हैं, 8 गोले में बनाना है। तो देखो तो 4/3 पाई r1 की क्यूब प्लस में 4/3 पाई r2 की क्यूब प्लस में 4/3 पाई r3 की क्यूब, ऐसे ही तो लिखना है। तो इसमें 4/3 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 8 हमें दे रखे हैं, तो r1 का क्यूब प्लस में r2 का क्यूब प्लस में r3 का, r4 का क्यूब, r5 की क्यूब, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 4/3 से 4/3 पाई काट दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो बड़े वाला जो है ना r की क्यूब बराबर बच जाएगा 8 इंटू में r3 की क्यूब, ये वाला हमारे पास बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि 8 हम बना रहे थे तब तो r1 की क्यूब प्लस r2 की क्यूब प्लस r3 का क्यूब हम मान रहे थे, लेकिन साफ लिखा है कि त्रिज्या समान है, तो जो r1 है वही क्या r2 है, वही r3 है, r4 है, तो ऐसी ऐसी कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी, ठीक है। तो देखो r क्यूब बराबर में 8 इंटू r क्यूब, r क्यूब कितनी है, r कितनी है 10 दे रखी है बड़े वाले की, तो 10 इंटू में 10 बराबर में 8 इंटू में r की क्यूब। तो r का मान आ जाएगा ना यहाँ से, r का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और हमें चाहिए क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 4 पाई r की स्क्वायर। तो देखो 4 पाई r का स्क्वायर रख दो, 4 पाई इंटू में r स्क्वायर कितना 25, तो 25 को 4 से 100 पाई, उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, 140 तक तो आई गए, 10 ये वाले कर लें, उसके बाद में 80 से वापस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखो 141 में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि निम्नात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है, निम्नात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है वो हमसे पूछा है। तो देखो एक तो अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है निम्नात्मक प्रश्न जो भी लिखते हैं, उसके बाद में लेखन कौशल का क्या होता है, मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता का इसमें कोई संबंध नहीं है, तो इसमें ए और सी सही हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का सही क्रम, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का सही हमसे क्रम पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो देखो कौन सा हो जाएगा, परीक्षण का स्वरूप, ब्लूप्रिंट का निर्माण, प्रश्न पत्र का निर्माण और अंकन योजना, 1 2 3 4 क्रम में दे रखे हैं, ठीक है। 142 में, उसके बाद में 143 की हम बात कर लेते हैं। तो 143 में क्या करना है, हमें सुमेलित हमें करना है 143 में, और नीचे भी हमें ऑप्शन है वो दे रखे हैं 143 में, देखो ये वाले ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो देखो 1 नंबर का संकलनात्मक मूल्यांकन किससे हो जाएगा, अधिगम कठिनाइयों को पहचानना। निदानात्मक परीक्षण किससे बन जाएगा, उद्देश्यों की प्राप्ति करना। उपचारात्मक परीक्षण किससे बन जाएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 3 है, 2 तो हमारे मिल गए ना,
एक तो ये मिल गया और एक हमें से ये मिल गया। तो उपचारात्मक परीक्षण क्या हो जाएगा, कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य योजना का समरूपण और रचनात्मक मूल्यांकन से क्या मिल जाएगा, प्रगति की निगरानी है वो मिल जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक नहीं है, मूल्यांकन की जो गुणात्मक तकनीक नहीं है वो हमसे पूछा है, तो कौन सी नहीं है, उपलब्धि परीक्षण। ब्लूप्रिंट में आवश्यक तत्व नहीं है, ब्लूप्रिंट में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, उत्तर तालिका। परीक्षण के स्वरूप निर्माण में किया जाता है, परीक्षण के स्वरूप निर्माण में किया जाता है वो हमसे पूछा है 146 में क्या किया जाएगा। तो उद्देश्य की दृष्टि से अंक बार दिया जाता है, विषय वस्तु की दृष्टि से अंक बार दिया जाता है और प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से भी अंक बार दिया जाता है, लेकिन छात्रों की रुचि के अनुसार अंक नहीं दिए जाते। तो 3 सही है। उसके बाद में देखो, मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है, यह कथन है। तो क्या सही है या गलत है, पूर्णतः सही है। एक परीक्षण जिस उद्देश्य या गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाए, यदि वह उसी उद्देश्य या गुण का माप करे तो परीक्षण की यह विशेषता कहलाती है। तो परीक्षण की यह विशेषता क्या कहलाएगी, वैधता कहलाएगी। उसके बाद में देखो, प्रत्यास्मरण प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्यास्मरण प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हमसे पूछा है, कौन सा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो केवल एक। CCE में व्यापकता से तात्पर्य नहीं है, CCE में व्यापकता से तात्पर्य संबंधों में व्यापकता ये नहीं है। तो अब हम चलते हैं 81 पे। तो 81 नंबर क्वेश्चन हमें करना है। तो देखो 111 से 150 तक करवाती हैं, 80 से हमें कर लेते हैं हम। तो देखो 81 से शुरू करते हैं। हमें दे रखा है प्रश्न नंबर 81 कि सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि वह साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट का समय लेती है और साइकिल की चाल कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड आपको दे रखा है। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। सूत्र में आपको क्या रखना है, मान रखना है। और 81 नंबर का उत्तर क्या बन जाएगा, 1.8 किलोमीटर। कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात R1, R2, R3 प्रतिरोधों के निक्रोम तार के 3 नमूने V1 ग्राफ आलेखित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा सत्य होगा। तो देखो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा हो जाएगा, R3, R2, R1, यह हो जाएगा इसका घटता हुआ क्रम हो जाएगा। उसके बाद में बल वह कारक है जो, बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, वस्तु की गति में भी परिवर्तन करता है, वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है और वस्तु के आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। तो चारों सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पिंड पर 5N व 3N मान के 2, तो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन मान के 2 बल परस्पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो वस्तु की गति की दिशा होगी। तो कोई पिंड है उस पर 5 न्यूटन और 3 न्यूटन मान के 2 बल लग रहे हैं परस्पर विपरीत दिशा में, तो वस्तु की गति की दिशा है वो क्या होगी, वो हमसे पूछा गया है। बिल्कुल इजी सा, 5N बल की दिशा, 5 न्यूटन बल जो वहाँ पे लगेगा उसी तरफ वो की क्या हो जाएगी, गति। गति का दूसरा नियम संबंधित है, गति का जो दूसरा नियम वो किससे संबंधित है, संवेग से संबंधित है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है जड़त्व के कारण। किसी वस्तु के स्वयं परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाए। तो यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, ये हमसे पूछा गया, तो कौन सा है, द्वितीय नियम है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। 40 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिशील वस्तु का 10 सेकंड के बाद त्वरण कितना होगा। तो 40 मीटर प्रति सेकंड से के समान वेग से कोई वस्तु है वो गतिशील है और 10 सेकंड के बाद में त्वरण कितना होगा वो हमसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। 90 में देखो, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है, तो किस प्रकार का पथ होगा, 90 में परवलय प्रकार का। घर्षण बलों का सही क्रम है, घर्षण बलों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, स्थैतिक, सर्पी और लोडनिक, 4 नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का सही समीकरण है, तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, स्थिति और समय संबंध का समीकरण 92 नंबर में, तो कौन सा हो जाएगा, S बराबर UT + 1/2 AT²। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का मान क्या होगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का मान जो भार है वो कितना होगा, वो हमसे पूछा गया। तो कितना हो जाएगा, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक हो जाएगा। 2M तथा 4M ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि वे
ये प्रतिरोधक, यदि ये प्रतिरोधक, तो देखो दो प्रतिरोध है, 2 ओम और 4 ओम के, 2 प्रतिरोधकों को क्या लगाया जाता है, किसी बैटरी में संयोजित किया जाता है। यदि ये प्रतिरोधक 94 में क्या कि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उनमें समान धारा प्रभावित होगी। निम्न में से कौन सा असुमेलित है, तो 95 में असुमेलित पूछा है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, बिल्कुल सही है। और बैटरी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यह भी सही है। लेकिन रेक्टिफायर दिष्ट धारा का प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन नहीं करता। उसके बाद में केपलर की गति के द्वितीय नियम में निम्न सिद्धांत का पालन होता है। केपलर की जो गति का दूसरा नियम, उसमें कौन से सिद्धांत का पालन होता है, कोणीय संवेग सिद्धांत का पालन होता है। जब किसी पिंड को किसी द्रव्य में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इस सिद्धांत के रूप में किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो कौन से सिद्धांत के, आर्किमिडीज सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है वो हमसे पूछा है 98 नंबर में। तो देखो, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी, बिल्कुल सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। और यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वह वस्तु तरल के अंदर तैरती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये बिल्कुल गलत है। पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व क्या है, 1000 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। 100 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है, तो वोल्टता को निरूपित कौन करता है, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा इंटू समय है, वो वोल्टता को निरूपित करेगा। उसके बाद में देखो 101 नंबर, सेकेंडरी सेल वह होते हैं जिनका पुनः भरण हो सकता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध R और उसकी लंबाई L निर्भरता निम्न के द्वारा के कौन से, जो इनका संबंध कौन सा होता है वो हमसे पूछा गया 102 में, तो R अनुक्रमानुपाती L। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी दिष्ट धारा की आवृत्ति। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है, CFL और LED जो लैंप होता है उसमें अंतर क्या होता है, ये हमसे पूछा है 104 नंबर में। तो इसमें अंतर क्या होता है, CFL की तुलना में LED लैंप अधिक विद्युत दक्ष होते हैं और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है। तो ये दोनों इसमें क्या है, सही है, 1 नंबर और 3 नंबर, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कोई भी धातु उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धातु का तापमान बढ़ जाता है। घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है, तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, फ्यूज का उपयोग हमें करना चाहिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए होता है वो हमसे पूछा है, तो किस लिए होता है, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा वो हमसे पूछा गया 108 में, तो कितना होगा 300। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला हमसे पूछा है तो IR²। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। तो लेवल 2 में 27 को जो मैथ का पेपर लगा था विज्ञान का, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपको 80 क्वेश्चन आपने पहले देख लिए होंगे और 80 के बाद वाले अब देख लिए। वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा सा इंतजार किया करो, उसके बाद में आपको पेपर है वो मिल जाता है। धन्यवाद।